आज हम लोग प्रकृतिवाद के विषय में पढ़ेंगे। प्रकृतिवाद को पढ़ने से पहले छात्रों को निश्चित ही आदर्शवाद पढ़ना चाहिए। उसका कारण यह है कि आदर्शवाद और प्रकृतिवाद एक दूसरे के घोर विरोधी दर्शन है। जहाँ आदर्शवाद अध्यात्म की बात करता है, विचार की बात करता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की बात करता है, वहीं प्रकृतिवाद भौतिक जगत की बात करता है, फिजिकल वर्ल्ड की बात करता है। इसलिए हमारा छात्रों को सलाह है कि आप लोग प्रकृतिवाद पढ़ने से पहले आदर्शवाद को ठीक से पढ़ें। अगर आप आदर्शवाद को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो प्रकृतिवाद अपने आप समझ में आ जाएगा और बेहतर तरीके से आप प्रकृतिवाद को समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग प्रकृतिवाद के विषय में पढ़ते हैं। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। पहले हम प्रकृतिवाद को शाब्दिक अर्थों में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृतिवाद है क्या। प्रकृतिवाद नेचुरलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतर है। नेचुरलिज्म दो शब्दों से मिलकर बना है। नेचर और दूसरा है इज्म। नेचर का अर्थ होता है टू कंसर्न विथ नेचर, और इज्म का अर्थ है इंडिकेटिंग ए डॉक्ट्रिन। इंडिकेटिंग ए डॉक्ट्रिन। टू कंसर्न विथ नेचर मतलब प्रकृति से संबंधित होना। इंडिकेटिंग ए डॉक्ट्रिन मतलब इसका हुआ थियरी या वाद, सिद्धांत। मतलब प्रकृतिवाद का अर्थ है प्रकृति से संबंधित वाद, सिद्धांत या विचार। प्रकृतिवाद भौतिक जगत को श्रेष्ठ मानता है। प्रकृतिवाद का मानना है कि चीजें प्रकृति में ही पैदा होती हैं और प्रकृति में ही विलीन हो जाती हैं। इस दर्शन के लक्षण भारतीय धर्म ग्रंथों में भी दिखाई देते हैं कि चीज़ें प्रकृति से पैदा होती हैं और प्रकृति में भी समाप्त हो जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ उत्पत्ति के जो वो दिए हैं उसमें क्या क्या, क्षिति जल पावक गगन समीरा। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। और जब गत होता है उसके बाद यह शरीर वह शरीर के 5 तत्व प्रकृति में वापस हो जाते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण प्रकृतिवाद के हमारे धर्म ग्रंथों और दर्शन में दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवाद है क्या? प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है। प्रकृतिवाद प्रकृति को सर्वोपरि मानता है।
प्रकृतिवाद का मानना है कि चीजें प्रकृति से ही पैदा होती हैं और प्रकृति में ही रहती हैं, प्रकृति के संसर्ग में ही वो रहती हैं और आगे बढ़ती हैं। प्रकृतिवाद को पदार्थवाद या भौतिकवाद भी कहते हैं। प्रकृतिवाद को पदार्थवाद क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृतिवाद का मानना है कि भौतिक जगत की रचना पदार्थों के माध्यम से ही हुई है, इसलिए प्रकृतिवाद को पदार्थवाद कहा जाता है। प्रकृतिवाद आध्यात्मिकता को महत्व नहीं देता है। जी हाँ, प्रकृतिवाद आदर्शवाद का विरोधी दर्शन है और आदर्शवाद आध्यात्मिकता को महत्व देता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का समर्थक है, लेकिन प्रकृतिवाद उसका विरोधी होने की वजह से वह आध्यात्मिकता का समर्थन नहीं करता है। मैंने शुरुआत में ही कहा है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विरोध में पैदा हुआ दर्शन है, इसलिए आदर्शवाद जिन चीज़ों का समर्थक है, प्रकृतिवाद उन चीज़ों का विरोधी है। आगे बढ़ते हैं। प्रकृतिवादियों के अनुसार इंद्रियों के द्वारा सीखा गया ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। प्रकृतिवाद ये मानता है कि इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो अस्थाई होता है, वह सच्चा होता है। अब यहाँ है कि इंद्रियां क्या हैं, तो इंद्रियां क्या हैं? आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, यानी कि इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सच्चा ज्ञान होता है और अस्थाई ज्ञान होता है। प्रकृतिवाद इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा सीखा हुआ ज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानता है। हम प्रकृतिवाद की कुछ परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं को देखते हैं। क्या परिभाषाएं? राइस ने प्रकृतिवाद को परिभाषित करते हुए कहा है, प्रकृतिवाद एक प्रणाली है जिसकी मुख्य विशेषता है जो कुछ भी आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार करो। मैं यही कह रहा हूं कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद का घोर विरोधी है, इसलिए प्रकृतिवाद ये मानता है कि जो कुछ भी आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है, ईश्वर के प्रति आस्था की बात करता है, उसका विरोध करो। राइस ने वही बात कही है। अगला है थॉमस एविंगल के अनुसार, थोड़ा सा वो है थॉमस एविंगल नहीं, थॉमस यंग लैंग है बच्चों, ये थॉमस यंग लैंग के अनुसार है। प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है क्या कि अंतिम वास्तविकता क्या है? अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं, क्योंकि प्रकृतिवाद भौतिक जगत की बात करता है, किसी भी तरीके से वो आध्यात्म की बात नहीं करता। इसलिए थॉमस यंग लैंग ने कहा है कि प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं है। हम प्रकृतिवाद के कुछ समर्थकों की बात करते हैं, सपोर्टर कि प्रकृतिवाद के समर्थक कौन से शिक्षा दार्शनिक हैं। तो कौन कौन से हैं? प्रकृतिवाद के समर्थक हैं अरस्तु, रूसो। बच्चों इसको भी ध्यान से देखना चाहिए, जानना चाहिए कि प्रकृतिवाद का जनक रूसो को माना जाता है। रूसो ही प्रकृतिवाद का प्रतिपादक है। लैमार्क, काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर आदि। और भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर प्रकृतिवाद के भारतीय संदर्भ में बहुत बड़े समर्थक हैं। प्रकृतिवाद के कुछ मूल सिद्धांत हैं, मेन थ्योरीज ऑफ नेचुरलिज्म।
हम उन सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं कि क्या क्या वो सिद्धांत हैं। प्रकृतिवाद का जो पहला सिद्धांत है, यह भौतिक संसार ही सत्य है। जो हमें दिखाई देता है, जो भौतिक है, जो वास्तव में जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वही संसार सत्य है। किसी भी प्रकार का आने वाले जन्म में ये होगा, ऐसा होगा, एक और जन्म मिलेगा और उसमें बेहतर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई आध्यात्मिक संसार नहीं होता है, भौतिक संसार ही सत्य होता है। ये प्रकृतिवाद का मानना है। अगला है, संपूर्ण संसार एक प्राकृतिक रचना है। हाँ, प्रकृतिवाद ये मानता है कि यह जो संपूर्ण संसार है, ये यूनिवर्स है, ये एक प्राकृतिक रचना है, किसी भी प्रकार की दैवीय रचना नहीं है। किसी ईश्वर ने इस संसार को नहीं बनाया है, यह प्रकृति के द्वारा ही सृजित है और प्रकृति में ही इसे विलीन होना है। मनुष्य संसार की सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च रचना है। प्रकृतिवाद का मानना है कि मनुष्य संसार की सबसे सर्वोच्च, खूबसूरत, सर्वोत्तम रचना है, जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न है, किसी ईश्वर द्वारा उत्पन्न नहीं है। प्रकृति का वह एक अंश है, प्रकृति का वह एक यंत्र है। अगला पॉइंट है, इस सृष्टि का निर्माण वस्तु या तत्वों से हुआ है। प्रकृतिवाद ये मानता है कि इस सृष्टि का निर्माण वस्तुओं से हुआ है, तत्वों से हुआ है और पदार्थों से हुआ है। इस सृष्टि का निर्माण, इस भौतिक जगत का निर्माण प्रकृतिवाद मानता है कि यह पदार्थों से हुआ है। प्रकृति ही अंतिम सत्य है या वास्तविकता है। प्रकृतिवाद ये मानता है कि प्रकृति ही अंतिम सत्य या वास्तविकता है। किसी भी प्रकार का की आध्यात्मिकता सत्य नहीं है, किसी प्रकार का ईश्वर सत्य नहीं है, किसी प्रकार का ईश्वर का साक्षात्कार ये सत्य नहीं है। प्रकृति ही अंतिम सत्य है और वही वास्तविक है। आप काल्पनिक उसमें ना रहें। प्रकृतिवाद का मानना है कि आप काल्पनिकता में ना रहें, प्रकृति ही सत्य है। अगला पॉइंट है, वर्तमान जीवन ही वास्तविक जीवन है, इसके अलावा कोई अन्य जीवन अथवा दूसरी दुनिया नहीं है। यह ऐसा प्रकृतिवाद क्यों कहता है? क्योंकि आदर्शवाद ये कहता है कि एक दूसरी भी दुनिया होगी, इस जन्म के बाद एक दूसरा भी जन्म होगा, जो कल्याणकारी होगा, जो अच्छा होगा, वो बेहतर अगला जन्म पाएगा और बेहतर होगा। तो प्रकृतिवाद का मानना है कि नहीं, यही वास्तविक जीवन है, इसके अलावा कोई अन्य जीवन या दूसरी दुनिया नहीं है। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिज्म। क्या है विशेषताएं? प्रकृतिवादी शिक्षा की जो विशेषताएं हैं वो है बालक केंद्रित शिक्षा। प्रकृतिवाद बालक केंद्रित शिक्षा का समर्थक है। प्रकृतिवाद का मानना है कि शिक्षा बालक के लिए नहीं है, बालक शिक्षा के लिए है। कैसे बालक शिक्षा के लिए है? तो बालक को केंद्र में मानकर पाठ्यक्रमों की रचना की जानी का चाहिए। आदर्शवाद में क्या है? धर्म है, ग्रंथ है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है और आपको पढ़ना है, पढ़ के आध्यात्मिक होना है। प्रकृतिवाद क्या कहता है? प्रकृतिवाद कहता है नहीं, जो भी आप पाठ्यक्रम बनाएं वो बालक को केंद्र में रखकर बनाएं। यानी कि बालक केंद्रित शिक्षा का बहुत बड़ा समर्थक है प्रकृतिवाद, कि जो पाठ्यक्रम का निर्माण हो वो बालक केंद्रित होना चाहिए। अगला क्या है? पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। प्रकृतिवादी पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। उसका कारण क्या है कि प्रचलित शिक्षा में उस दौर में ग्रीक और लैटिन भाषाओं की किताबों को बालकों को
रट कर पढ़ाया जाता था। उन्हें, वो बालक तो थे लेकिन उन्हें प्रौढ़ शिशु बना दिया गया था। उनके मस्तिष्क को ये पढ़ो, वो पढ़ो, ये किताबें पढ़ो, वो किताबें पढ़ो। इससे क्या है कि प्रकृतिवाद का मानना है कि बालक के मस्तिष्क में ठूस कर ज्ञान नहीं डालना है, ठूसना नहीं है। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान का उसने विरोध किया और कहा कि उसको स्वतंत्र छोड़ दो और अनुभव द्वारा सीखने दो, करके सीखने दो। ठीक है। अगला है निषेधात्मक शिक्षा। ये बहुत महत्वपूर्ण है प्रकृतिवाद में, निषेधात्मक शिक्षा, क्योंकि निषेधात्मक शिक्षा पर लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में टिप्पणी आती है कि निषेधात्मक शिक्षा क्या है। तो प्रकृतिवाद का कहना है कि निषेधात्मक शिक्षा का मतलब गुणों की शिक्षा नहीं। निषेधात्मक शिक्षा का मतलब है कि गुणों की शिक्षा नहीं, अवगुणों से बचाने की शिक्षा होनी चाहिए। जैसे गुलाब है, गुलाब में कांटे होते हैं, गुलाब में फूल होता है। बच्चा कहता है कि मुझे फूल चाहिए, और उसे जब भी मना करेंगे तो वो कहेगा कि चाहिए, तो उसे छोड़ दो। और जब वो गुलाब तोड़ने जाएगा तो उसके उंगली में कांटा गड़ेगा, फिर वो समझ जाएगा कि ये गलत है, सावधान रहना चाहिए, सावधानी से तोड़ना चाहिए। तो गुणों की शिक्षा नहीं, लेकिन अवगुणों से बचाती है। यानी कि अगली बार जब बच्चा ये कहेगा कि मुझे, अगली बार बच्चा कहेगा ही नहीं कि मुझे गुलाब तोड़ना है, बल्कि वो ये कहेगा कि मुझे फूल चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अगला है इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल। जैसा कि मैंने बताया कि इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां होती हैं आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। तो इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल, इंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल का मतलब है कि हमें उन्हें ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जो इंद्रियों के प्रयोग पर आधारित हो। रटंतु शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, या उन्हें आदर्शवाद की तरह धर्म ग्रंथ ये वो रट के तैयार हो जाएं, ऐसा नहीं। उन्हें इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। मतलब उन्हें सीखने सिखाने की कला बतानी चाहिए, उन्हें अनुभव द्वारा सीखने को, उन्हें खेल द्वारा सीखने की का सब प्रशिक्षण देना चाहिए जिसमें इंद्रियों का प्रयोग हो सके। अगला है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है प्रकृति का अनुसरण। प्रकृति का अनुसरण करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए और प्रकृति के संसर्ग में रहते हुए ही चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बालक की स्वतंत्रता आवश्यक। प्रकृतिवाद ये मानता है कि बालक को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दो, उसे जो करना है उसे करने दो। वो करके सीखेगा तो जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा, वह अनुभव द्वारा सीखेगा तो जो ज्ञान होगा वो अस्थायी होगा, वह खेल द्वारा सीखेगा तो जो ज्ञान होगा वह अस्थायी होगा। यानी कि उसमें सृजन क्षमता का विकास होगा। अगला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित। प्रकृतिवाद मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा का समर्थन करता है। वही लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, लर्निंग बाय प्लेइंग आदि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए बालक को अगर शिक्षा दी जाए तो वह अस्थायी होगी, टिकाऊ होगी और वास्तविक शिक्षा होगी। प्रकृतिवाद और शिक्षा के उद्देश्य। प्रकृतिवादियों ने शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। प्रकृतिवादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जीवन संघर्ष के लिए तैयार करना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि जीवों का जो निर्माण है, मनुष्य का निर्माण है, वो निम्न स्तरों से हुआ है और उनमें विविधताएं होती हैं। एक जो है प्रकृतिवादी दार्शनिक हैं डार्विन, जो विज्ञान में भी हैं, उनका मानना है कि जो संघर्षशील होगा उसी का अस्तित्व होगा, जो संघर्षशील नहीं होगा
वो समाप्त हो जाएगा। तो प्रकृतिवाद का मानना है कि बालक को के इंद्रियों के प्रशिक्षण और उनको अनुभव और द्वारा सीखने सिखाने की शिक्षा दे करके उनको संघर्ष के लिए तैयार करना, और जो उसमें बेहतर होगा वही आगे बढ़ेगा। अगला है सुख प्रदान करना। प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन ये मानता है कि सुख की प्राप्ति ही बेहतर हो सकती है अगर बालक को ठीक से प्रशिक्षित किया जाए, ठीक से शिक्षा प्राप्त की जाए और रहन सहन के और व्यवहार के लिए ठीक से उसे प्रशिक्षित किया जाए, ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण बेहतर किया जाए, तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जब होगा तो वो बेहतर होगा और अच्छा होगा, और वो आने वाले समय में अपने सुख सुविधाओं का वो कर सकेगा और बेहतर रहेगा। अगला है अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। अनुकूल वातावरण बनाना और समायोजन करना। जब बालक प्रकृतिवादी दर्शन के सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुसार बालक को शिक्षा दी जाएगी तो उसमें एडॉप्टेशन अनुकूलन कर सकने में कोई समस्या नहीं होगी और उसे समायोजन कर सकने में कोई समस्या नहीं होगी और वह बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकता है। अगला है मानव यंत्र का पूर्ण विकास करना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि यह सृष्टि एक महायंत्र है, बहुत बड़ा यंत्र है, और इसमें मानव एक छोटा यंत्र है। मानव का शरीर एक यंत्र के समान है। तो प्रकृतिवाद ये मानता है कि यह इस यंत्र का पूर्ण विकास करना है और बालक के रूपी यंत्र को इस तरह से शिक्षा दी जाए, उनके इंद्रियों का प्रशिक्षण इस तरह से हो और ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाए, उनके व्यक्तित्व का विकास किया जाए कि वह पूर्ण रूप से विकसित हो सकें। अगला है व्यक्तित्व का विकास करना। प्रकृतिवादी शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास करना है। प्रकृतिवादी अपने सिद्धांतों, विशेषताओं, उद्देश्यों के माध्यम से बालक को अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखने के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है और उसे एक बेहतर नागरिक बनाने के उसमें तत्पर है। प्रकृतिवादी शिक्षा की शिक्षण विधियां क्या हैं? टीचिंग मेथड क्या हैं? हम टीचिंग मेथड पर बात करते हैं। प्रकृतिवादी बालक को संपूर्ण शिक्षण प्रणाली का केंद्र बिंदु मानते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया है कि बालक को केंद्र में रखकर प्रकृतिवादियों का मानना है कि पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए, न कि पाठ्यक्रम की रचना पहले से हो चुकी हो और बालक उसको पढ़े। बालक को केंद्र में रखकर ही पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। रूसो का नारा है, प्रकृति का अध्ययन करो और उसी पथ का अनुसरण करो जिसकी ओर वह संकेत करती है। प्रकृतिवादियों के अनुसार शिक्षण विधि प्रकृति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए। प्रकृतिवादियों का मानना है कि शिक्षण विधि प्रकृति के अनुसार निर्धारित होनी चाहिए, वातावरण के अनुसार नहीं। प्रकृतिवादियों का मानना है कि शैशवावस्था की प्रकृति अलग होती है, बाल्यावस्था की प्रकृति अलग होती है, किशोरावस्था की प्रकृति अलग होती है। इसलिए दर्शन शास्त्रियों को प्रकृति के अनुसार ही शिक्षण विधियों का निर्धारण करना चाहिए। समकालीन पुस्तक आधारित शिक्षण प्रणाली रटने की विधि का घोर विरोध था। प्रकृतिवादियों द्वारा दी गई कुछ मुख्य शिक्षण विधियां निम्न हैं। आदर्शवाद में रटने की विधि को ज़्यादा प्रमोट किया गया था। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथों को पढ़ाना है, नैतिक रूप से नैतिक मूल्य, नैतिक सिद्धांत,
धर्म ग्रंथ पढ़ाने हैं क्योंकि उसे नैतिक बालक बनाना है, तो पहले से लिखी हुई चीज़ें जो व्यवस्था है वो जब रटेंगे पढ़ेंगे तो भी उनको आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। और ये क्या है, यहाँ करके सीखना है, अनुभव द्वारा सीखना है, तो उसकी बात करते हैं। तो क्या है यहाँ, कुछ मुख्य शिक्षण विधियां निम्न है। क्या, करके सीखना, लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, शिक्षण विधि का, शिक्षण विधियां प्रकृतिवादियों ने दी है। क्या है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, खेल द्वारा सीखना, लर्निंग बाय प्लेइंग, ह्यूरिस्टिक विधि, ह्यूरिस्टिक विधि को अनुमान विधि कहा जाता है, अनुमान विधि कहा जाता है, खोज विधि भी कहा जाता है। और ह्यूरिस्टिक विधि के जनक माना जाता है, प्रतिपादक, एच.ई. आर्मस्ट्रांग को। ये जानना भी जरूरी है, आर्मस्ट्रांग। मॉन्टेसरी विधि की प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं, मारिया मॉन्टेसरी। ठीक, ये हम जो है हम लोगों को जानना चाहिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है और आता रहता है। तो प्रकृतिवादी शिक्षण विधियां क्या है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, ह्यूरिस्टिक विधि और मॉन्टेसरी विधि। प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम, प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवादियों के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए जो बालक के विकास की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसमें क्या क्या विषय है वो विषय होना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि प्रकृतिवाद विज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक है और वह मानता है कि विज्ञान के द्वारा ही अनुसंधान या खोज किया जा सकता है और प्रकृति के रहस्यों के विषय में जाना जा सकता है। तो प्रकृतिवादी जो दार्शनिक हैं वो पाठ्यक्रम निर्धारित करते समय सबसे पहले गणित पढ़ाने की वकालत करते हैं कि बालक को गणित पढ़ाया जाना चाहिए, उसे विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि विज्ञान के द्वारा ही प्रकृति के रहस्यों को जाना और समझा जा सकता है। उसे कला पढ़ानी चाहिए, कला सृजनात्मकता को बढ़ाती है, तो उन्हें कला पढ़ानी चाहिए, भाषा पढ़ानी चाहिए, साहित्य पढ़ाना चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान पढ़ाना चाहिए, आदि विषयों को प्रकृतिवादी दार्शनिक जो है रिकमेंड करते हैं पढ़ने के लिए। अगला है अनुशासन। प्रकृतिवादी किस तरह के अनुशासन का समर्थन करते हैं इस विषय में हम लोग जानते हैं। रूसो जो प्रकृतिवाद के जनक हैं उन्होंने कहा है बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता न कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं। कौन? प्रकृतिवाद। रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं कि बच्चों को कभी दंड नहीं देना चाहिए, स्वतंत्रता न कि शक्ति सबसे बड़ी चीज है। शक्ति माने दंड। शक्ति के साथ पेश आएंगे तो ठीक नहीं है, स्वतंत्रता दीजिए तो वो ज्यादा बेहतर लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, अच्छा होगा और उनमें विकास होगा। वे प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन पर बल देते हैं, न कि बनाई हुई दंडात्मक। प्रकृतिवाद और विद्यालय, नेचुरलिज्म एंड स्कूल क्या है? प्रकृतिवादियों के अनुसार प्रकृति का आंगन ही बालक का सर्वोत्तम विद्यालय है। रूसो विद्यालय के बंधन से बालक को मुक्त देखना चाहते थे।
वे विद्यालय में बालक द्वारा शासन के पक्षधर थे। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, क्योंकि वो प्रकृतिवाद ये मानता है कि प्रकृति के प्रांगण में बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए और जितना वो प्रकृति के करीब होंगे उतना प्रकृति के द्वारा वो अनुशासित होंगे और प्रकृति के द्वारा सीखेंगे। स्वतंत्रता में शिक्षा ज़्यादा बेहतर होती है, न कि अनुशासन में शिक्षा ज़्यादा बेहतर होती है। और किसी भी प्रकार के दंड के द्वारा उनको शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उनका शिक्षण मुक्तावस्था में होनी चाहिए। प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, हम लोग प्रकृतिवाद का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन गुण और दोषों का किया जाता है कि क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो हम लोग देखते हैं प्रकृतिवाद का गुण क्या है। अनुभव आधारित शिक्षा पर बल, जैसा कि मैं शुरू से बता रहा हूं कि प्रकृतिवाद क्या कहता है, करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, खेल द्वारा सीखना, यानी प्रकृतिवाद अनुभव को विशेष महत्व देता है। अगला है दंडात्मक अनुशासन का विरोध। जी हाँ, प्रकृतिवाद की दूसरी सबसे बड़ा गुण यह है कि वो किसी भी प्रकार के दंड का विरोधी है। वह बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का समर्थक है। अगला है शिक्षा का बालक केंद्रीकरण। थोड़ा सा लाइन ठीक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि बालक ही शिक्षा के केंद्र में है। प्रकृतिवाद बालक को शिक्षा के केंद्र में रखते हुए उसको प्रशिक्षण या शिक्षण देने की वकालत करता है। आदर्शवाद में क्या है, केंद्र में शिक्षक होता है। प्रकृतिवाद क्या है, आदर्शवाद का विरोधी है, इसलिए इसके केंद्र में बालक है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध। हाँ, प्रकृतिवाद पुस्तकीय ज्ञान का विरोधी है। वो ये कहता है कि बालक के मस्तिष्क में ज्ञान को ठूस कर नहीं रखना चाहिए या डालना चाहिए। उसका मानना है कि बालक करके सीखे, अनुभव द्वारा सीखे, इंद्रियों के प्रशिक्षण द्वारा सीखे, वो ज़्यादा बेहतर है, न कि उसको ठूस कर शिक्षा दी जानी चाहिए। वैज्ञानिक विषयों को प्रमुखता। हाँ, प्रकृतिवाद वैज्ञानिक विषयों का बहुत बड़ा समर्थक है, क्योंकि प्रकृतिवाद स्वयं विज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक है। जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि प्रकृतिवादी दार्शनिक मानते हैं कि विज्ञान के द्वारा ही प्रकृति के रहस्यों को जाना समझा जा सकता है, अन्वेषण और खोज किया जा सकता है। इसलिए प्रकृतिवाद विज्ञान का बहुत बड़ा समर्थक है। दोष क्या क्या है, दोष को भी हमें जानना चाहिए। क्या दोष है, बालक को हद से ज्यादा स्वतंत्रता है। जी हाँ, प्रकृतिवाद में बालक को हद से ज्यादा स्वतंत्रता है। शिक्षक की जो स्थिति है प्रकृतिवाद में कि शिक्षक एक माली के समान है और एक पूरा प्रकृति एक बगीचे के समान है और बालक उसमें स्वतंत्र रूप से है। तो बालक की स्वतंत्रता हद से ज़्यादा है, इतनी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर नकारात्मक विकास हुआ तो बालक को दिक्कत होगी। अगला है पुस्तक जो है, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध जो है ये ठीक नहीं है। प्रकृतिवाद में इसकी डीमेरिट ये है, दोष जो है कि पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि पुस्तकें ही ज्ञान का भंडार होती हैं। बिल्कुल, किसी को अगर कुछ जानना हो तो पुस्तकों के माध्यम से ही जानेगा। एक व्यक्ति किसी को कितना बता सकता है, बालक पुस्तकों के द्वारा, क्योंकि ज्ञान सिद्धांत पुस्तकों में ही होती हैं। तो पुस्तक का विरोध करना ठीक नहीं है, पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती हैं। अगला पॉइंट है आध्यात्मिकता को स्थान नहीं। प्रकृतिवाद में आध्यात्मिकता को बिल्कुल स्थान नहीं है, ये इसकी बुराई है। आध्यात्मिकता होनी चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता भावनात्मकता को पैदा करती हैं। आध्यात्मिक होना
भावनात्मक होने जैसा होता है। जो आध्यात्मिक होता है उसमें भावनाएं ज़्यादा होती हैं। अगला क्या है, शिक्षक को गौण स्थान। मैंने कहा कि आदर्शवाद में शिक्षक को बहुत प्रभावी स्थान मिला हुआ है। शिक्षक ही मेन करता धरता है। शिक्षक के अनुशासन को देखकर बालक अनुशासित होता है। लेकिन प्रकृतिवाद में क्या है, शिक्षक गौण है, एक इस प्रकृति में एक माली की तरह है। बस उसे जिस तरह माली किसी बागान की देखभाल करता है और जब पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो थोड़ा सा काट छांट करता है, इसलिए शिक्षक को यहाँ गौण स्थान दिया गया है। मुझे लगता है कि आप लोग आदर्शवाद के बाद जो है आज प्रकृतिवाद पढ़ रहे होंगे और निश्चित ही बेहतर पढ़ेंगे इसको। और हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसका नाम है दर्शन का प्रयोजनवाद। धन्यवाद।